सुनील जी, जैसे ही शादी ब्याह या त्योहारी सीजन आता है, औरतें मेकअप बहुत करती हैं, ढेर सारा कॉम्पैक्ट पाउडर भी लगाती हैं, लेकिन मेकअप में इस्तेमाल किए जाने वाला कॉम्पैक्ट पाउडर स्किन इन्फेक्शन का कारण बन जाता है जी। तो मेकअप में क्या क्या सावधानी बरतें और कैसे इसको देखते हैं? देखिए, अगर मैं लेडीज़ बहुत ज़्यादा मेकअप करती हैं तो उसके पीछे भी आप और हम ही बैठे हैं। हाँ, ठीक है, वो बेचारे वो जो भी करती हैं वो अपने हस्बैंड्स को या अपनी फैमिली मेम्बर को इम्प्रेस करने के लिए करती हैं, और ऐसी एक भावना सी बन गई है कि खूब जितना ज़्यादा चमक रहे होंगे या जितना पाउडर लग रहा होगा वो अच्छा लगता है। पर कई बार आप देखें कि कई बार मेकअप अगर बहुत लाउड हो तो उतना अच्छा नहीं लगता। कई बार यहाँ पर हाँ जी, यहाँ पर मैं यही बात कहूँगा कि अगर मेकअप भी, मेरे ख्याल से यहाँ पर भी गाइडेंस की ज़रूरत है। सो और क्वालिटी मेकअप होना ज़रूरी है। मेकअप कुछ ऐसा होना चाहिए जो केकिंग ना हो और आपकी स्किन को ब्रीथ करने दे। तो पर अगर कोई फंक्शन है, मेरा मानना है कि अगर आपको मजबूरी है, आप मेकअप कर रहे हैं, डिमांड है उस समय उस टाइम की, तो कोशिश करें कि वो मिनिमल समय के लिए चेहरे पे रहें। गलती ये हो जाती है कि आप किसी फंक्शन में तैयार होकर गए और रात को अक्सर फंक्शन में लोग लेट पहुंचते 11-12 बजे, तो चलो कल सुबह फेस वॉश करेंगे और सो गए। आपने जो बाकी के 6 घंटे सोए या 7 घंटे सोए, उस दौरान भी आपकी स्किन ब्रीथ नहीं कर रही है, वही आपके डैमेज का कारण बनती है। तो अगर मेकअप करें, कोई ऐसा लाउड मेकअप कर रहे हैं, तो कोशिश करें जैसे ही वो उसका रिक्वायरमेंट खत्म हुआ उसको वॉश कर दीजिए। मतलब पार्टी खत्म हुई और आपको जो है कि जब नॉर्मल लाइफ में है तो आपको उसको वॉश करना चाहिए। उसको लंबे समय तक चेहरे पे ना छोड़ें, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही करें बस। कई लोगों को हाई शुगर की समस्या है, तो आपने वो अपने स्किन का ख्याल कैसे रखें? उनकी गर्दन, कोहनी और आन भी बहुत सारे हैं, तो बहुत ब्लैकिश हो जाता है, कुछ डार्क जैसा। जी जी, उसको हम बोलते हैं, जो कंडीशंस होती हैं जिसमें लोग अक्सर गले, साइड्स में या उनकी अंडर आर्म्स भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है, उसको बोलते हैं हम, कंडीशन है एकैंथोसिस निग्रिगेंस, और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है। मतलब हमारी बॉडी जो है इंसुलिन को रेसिस्ट कर रही है, इसी वजह से हमारा ये डिजीज़ पैदा होता है। इसमें सबसे मेजर कॉज जो देखा गया है वो आपका डाइटरी डिसबैलेंस देखा गया है। फैट ज़्यादा होता है उस डाइट के अंदर, पेशेंट अपना वेट बढ़ा रहा होता है, इसी वजह से ये शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि डायबिटिक हो जाए तभी होता है, प्री डायबिटिक स्टेज को हम बोलते हैं कि इसमें दिखाई पड़ता है। अगर कोई प्योर डायबिटिक है तो यस, उसको अपने खाने में शुगर का इंटेक बचा के रखना है, कम रखना है। ऐसा नहीं है कि खाली शुगर की बात करूं तो शुगर हर जगह है, हमारी इवन रोटी एंड दाल में भी शुगर है। तो अपनी डाइट को डिवाइड करके लें और छोटे स्मॉल पोर्शंस में खाना लें, और कोशिश करें कि आपके पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल या कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट जितने भी हैं, मैं देखो एक्सपर्ट नहीं हूँ उसके अंदर, बट अगर मुझे अच्छा रहना है तो मुझे खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे क्या खाना है। जैसे अभी सीज़न था तो पालक खानी चाहिए थी, ठीक है, ग्रीन लीफ खानी चाहिए थी। अब जैसे मुझे नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, ये पता लगा कि भिंडी जो है वो गर्मियों का सब्जी है, लेकिन हम लोग सर्दियों में भी खाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जो भी सीजनल लीफी वेजिटेबल्स हैं, सीजनल सब्जियां वो खानी चाहिए, वो जरूर अपनी डाइट में ऐड करें। हाँ, और जितना भी आपका प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट है उसको अवॉइड करें और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की तरफ जाएं अगर डायबिटिक हैं तो। सुनील जी, जैसा कि आपने देखा होगा कि कई लोगों के लिप्स काले होते हैं, तो उनको नेचुरल पिंक लिप्स पाने के लिए क्या करना चाहिए? फिर वही बात आती है कि हम थोड़ा हाइड्रेशन का ध्यान दें अपना, क्योंकि लिप एक ऐसा है कि हल्का सा भी बॉडी में पानी कम होगा या हाइड्रेशन कम होगा तो वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। आप नोटिस करेगा, पानी कम पिएंगे तो आपके होठ ड्राई होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहला तो ये है कि हाइड्रेशन प्रॉपर रखें। अगर सनलाइट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है आपका लाइफ के अंदर, तो भी आपको उसको अवॉइड करना है। आजकल कई ऐसे लिप बाम भी आ गए हैं जिनके अंदर सनस्क्रीन भी इनबिल्ड होता है, तो वो यूज़ करें। दूसरा, वाइटामिन एंड मिनरल्स ज़्यादा लेना है। विटामिन सी एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसको मैं बोलूँ ब्रह्मास्त्र है। इसके बारे में तो आप गूगल भी पढ़िएगा। डॉक्टर लिनस पाउलिंग, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है एट द एज ऑफ 92, उन्होंने विटामिन सी के बारे में बड़ी अच्छी रिसर्च में लिखी है। गो एंड रीड दैट। वो सभी को बोलता हूँ कि एक बार डाल के देखिएगा उसको। अगर हम रोज़ का 2 ग्राम विटामिन सी लेते हैं तो इवन कार्डियक डिजीज़ को भी उन्होंने क्लेम किया था कि रिवर्स हो सकती है, पर उसके आगे कुछ फर्दर रिसर्च और भी अवेलेबल नहीं हो पाई है, बट दैट इज़ वेरी गुड रिसर्च। इस रिसर्च को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है इसके लिए। तो विटामिन सी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी आंवला में है, खाने पीने में ऐड कीजिए। अगर नहीं तो थोड़ा सप्लीमेंट ले लीजिए। सप्लीमेंट में कोई बुराई नहीं है। विटामिन सी का सप्लीमेंट ऐसा है कि अगर आपने ज़्यादा भी खा लिया तो वो यूरिन के से वॉश हो जाएगा और जहाँ जहाँ से जाएगा उस जगह को नरिश करता हुआ जाएगा विटामिन सी। सुनील जी, बहुत सारे वुमेन्स को देखा है कि अपर लिप्स
और ये सारी चीज़ों पे नहीं बाल आ जाते हैं वाइट से, कुछ ऐसे या कुछ साइड से रहते हैं, तो उनका क्या, वो क्यों हो जाता है ऐसा? हाँ, ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, बिकॉज आजकल ये चैलेंज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके दो वजह हैं। आज की तारीख में मैक्सिमम लेडीज़ जो कि ट्रीटमेंट अफोर्ड शुरुआत में नहीं कर पाती हैं, तो उनका सबसे बड़ा साथी होता है कि वो किसी भी फार्मासिस्ट के पास जाती हैं या केमिस्ट की शॉप पे जाती हैं और मोस्टली अवेलेबल सॉल्ट मांग लेती हैं, एंड उनको भी जो नॉलेज होती है वो दे देते हैं। तो जनरली हैज़ सीन कि स्टेरॉइड की जो क्रीम्स होती हैं वो बहुत मार्केट में मिलती हैं, और मेरे पास पेशेंट भी आते हैं तो अक्सर हम उनको देखते ही बोल देते हैं। कई बार तो पेशेंट को हम देखते हैं, बोलते हैं कि आप एक्स नाम की क्रीम लगा रहे हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ यहाँ पर, तो एक एक्स वाली क्रीम लगा रहे हैं, बोलते हैं हाँ जी हम 6 महीने से लगा रहे हैं, साथ किसी ने बताया उनको। जब भी हम स्टेरॉइड की क्रीम चेहरे पर लगाते हैं तो हमारी स्किन पतली होती है, हमारे वो एब्जॉर्ब भी होती है, हमारे हार्मोन सिस्टम को डिस्टर्ब करती है, और उससे आपकी स्किन में डार्कनेस भी आती है लॉन्ग टर्म में। शुरुआत में तो स्किन बहुत चमकती है, लगता है कि वाह, लोग देखते हैं कि यार क्या सुंदर चेहरा है, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद आपकी स्किन डल होनी शुरू हो जाती है और बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है, बिकॉज स्टेरॉइड जो होता है वो इनडायरेक्टली बालों की ग्रोथ में, मतलब फेशियल ग्रोथ को, हेयर ग्रोथ को बढ़ा देता है। और आपने वाइट ऑफ हेयर की बात की है, अगर किसी के चेहरे पे सफ़ेद बाल आ जाएं तो हम लेज़र भी काम नहीं करेगा, क्योंकि लेज़र का जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डार्क हेयर को टारगेट करना, ताकि उसको हम ब्लास्ट करके हटा दें। पर अगर किसी फीमेल के चेहरे पे बाल आ गए हैं तो मैं एडवाइस करूँगा कि थ्रेडिंग वैक्सिंग से कई बेटर ऑप्शन है कि आप अपना लेज़र करा के अपने चेहरे को क्लीन करें। उससे आपके स्किन में टाइटनेस भी आती है, एंड बाल की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, बाल पतले हो जाने शुरू हो जाते हैं। जीरो तो कभी नहीं होते हैं, पर बेटर हालत में हो जाते हैं। और थ्रेडिंग वैक्सिंग में कई बार होता है कि आपके बॉयल्स बन जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, और कई बार बाल ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तो पेशेंट को चूज़ करना है कि वो किस तरह का ट्रीटमेंट अपने लिए ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मौसम अभी बहुत तेज़ी से बदल रहा है और गर्मी भी दस्तक दे चुकी है। कई लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है, कई लोगों की ऑयली हो जाती है, तो उसको कैसे मेंटेन करें और कैसे समझें कि हम, अब मेरी स्किन ऑयली है या ड्राई है, उसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, स्किन के अंदर हम बात करें तो स्किन बेसिकली, हम अगर मैं मोटा मोटा समझाऊँ तो 3 मान लीजिए कह सकते हैं, 5 होती हैं, 3 मानते हैं। ड्राई होती है, ऑयली होती है, और उसके बीच में कॉम्बिनेशन स्किन होती है। तो ड्राई स्किन में अक्सर आप देखेंगे कि आप जब भी अपना फेस वॉश करते हैं, इवन पानी से भी धोते हैं, तो यू फील कि स्किन खिंचनी शुरू हो गई है। और अगर ऑयली स्किन है तो अगर आपने फेस वॉश किया है तो कुछ ही देर में ऐसा लगेगा कि खूब सारा तेल चेहरे पे लगा रखा है आपने। और जनरली जिनकी स्किन बहुत ऑयली होती है उनका स्कैल्प भी ऑयली होता है। उसके अलग अलग फ़ायदे हैं, नुकसान हैं। और एक होता है कॉम्बिनेशन स्किन, जिसमें हम टी-जोन बोलते हैं। आपका फोरहेड बहुत ऑयली होगा और नेजल ब्रिज एंड ये वाला हिस्सा आपका बहुत ऑयली रहता है, बाकी ये चीक्स आपके ड्राई रहते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्किन। अब इसी कॉम्बिनेशन में 2 और तरह के कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। खैर उसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। होता क्या है कि अगर किसी की ऑयली स्किन है तो इज़ अ वेरी गुड स्किन अगर अच्छे ढंग से मेंटेन की जाए तो। सिंपल, यू नो, वेल लुब्रिकेटेड। हम व्हीकल्स की बात करते हैं, अगर व्हीकल में इंजन ऑयल बहुत अच्छा है, लुब्रिकेशन अच्छा है, तो गाड़ी लंबे समय चलती है। तो ऑयली का ये फ़ायदा है, बट उसका नुकसान ये है कि अगर पोर्स ब्लॉक होने शुरू हो गए तो आपको एक्ने बहुत जल्दी निकलेंगे। और पोर्स ब्लॉक होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? आपका डाइटरी। आप खाने में क्या खा रहे हैं? फैटी फूड खा रहे हैं, शुगरी फूड खा रहे हैं, तो वो आपका स्किन को डिस्बैलेंस करेगा। ऑयली स्किन अगर बहुत अच्छी मेंटेन्ड है तो 60 की एज में भी आप बोलेंगे वाह कितनी अच्छी स्किन आपकी, अगर मेंटेन है तो। और ड्राई स्किन अगर आप कुछ भी ना करें ड्राई स्किन के ऊपर, तो 25-30 की उम्र तक लगता है कि यार वाह क्या अच्छी स्किन है, क्या चमक रही है, क्या ग्लो कर रही है। लेकिन अगर वो मेंटेन ना करें तो 30 के बाद आपकी सबसे ज़्यादा चेहरे पे डैमेज आएगा, फाइन लाइन रिंकल्स। और बाय द टाइम यू रीच 60 आप ऐसे लगेंगे आप 80-85 के हैं, अगर मेंटेन ना करें तो। इन दोनों स्किन को अगर मेंटेन किया जाए तो दोनों के अपने अलग फायदे, अपने नुकसान हैं। कई बार लोगों के देखते हैं कि जो 50+ भी होते हैं उनके ग्लास स्किन होती है, बहुत काफी चमकती दमकती होती है, तो वेल मेंटेन स्किन है, वो मेंटेन स्किन है। और ड्राई स्किन के अंदर थोड़ा, दोनों ही स्किन के अंदर पिगमेंटेशन आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं अगर आपने प्रोटेक्शन नहीं लिया, अगर ध्यान नहीं रखा तो वो गिफ्ट खत्म होना शुरू हो जाएगा। सी, एनी स्किन इज अ गुड स्किन बट यू हैव टू मेंटेन इट, इज अ गिफ्ट टू यू। सुनील जी, एक आजकल मार्केट में जैसे कि बहुत सारे एक्टर होते हैं ये लोग, तो लोगों के बीच में लगा हुआ कि बोटॉक्स से कुछ चीज़ है जिसकी वजह से लोग, तो ये बोटॉक्स इंजेक्शन क्या है और ये कैसे कार्य करता है? बोटॉक्स जो है वो एक एलेगन कंपनी का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो इन्वेंट किया गया था, इस रिसर्च मॉलिक्यूल, और ये बोटुलिनम टॉक्सिन है।
ये एक टॉक्सिन है, एक तरह का जहरीला पदार्थ जिसको कि आइसोलेट करके निकाला गया और उसको हम ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे हैं। ये कई तरह के ट्रीटमेंट यूज़ होता है। स्किन के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है बिकॉज स्किन सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। कई लोगों के हाथ में पसीना खूब निकलता है, बगल से निकलता है, तो वहाँ पर भी यूज़ करते हैं। बट उसके बड़े सारे यूज़ हैं, बट इसका सबसे कॉमन यूज़ है स्किन टाइटनिंग में। हाँ, आपका फोरहेड में रिंकल्स आ रहे हैं, यहाँ पे क्रोफिट्स बन गए आपके, ठीक है, आपका नेज़ोलेबियल फोल्ड बन गया यहाँ पर। इन सब एरिया के ऊपर बोटॉक्स का बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है। किसी को स्मार्ट दिखना है तो बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट है, बहुत कम समय में हो जाता है। इसका एक थंब रूल है 888, आजकल उसको हम बोलते हैं 777। 7 मिनट का प्रोसीजर है, 7 दिन के अंदर उसका रिजल्ट आ जाता है और मिनिमम 7 मंथ तक आप मान के चलिए कि उसका इफेक्ट रहता है। उसके बाद हो सकता है कि रिपीट करना पड़ जाए आपको, डिपेंडिंग ऑन योर लाइफ स्टाइल। सुनील जी, जब ये बोटॉक्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये बोटॉक्स के इंजेक्शन का प्रभाव कितने समय तक रहता है, जैसा कि आपने बताया साल तो 7 मंथ। अगर देखिए कोई अगर बहुत ही डायनेमिक है, जैसे कि आपकी जैसा है कि हर समय कैमरे के सामने रह रहे हैं, या बहुत ज़्यादा अगर लाइट का डैमेज भी चल रहा है, फोटो डैमेज के अंदर भी है, तो मेरा मानना है कि उसमें शायद 6 मंथ या 7 मंथ में रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई हाउस वाइफ है और अपने को मेंटेन कर रही है, सीरम्स लगा रहे हैं, अपने आप को स्किन का ध्यान रख रहे हैं, तो कुछ पेशेंट ऐसे भी जिनको 1-1 साल में जरूरत पड़ रही है, 1-1 साल तक भी रह सकते हैं। लेकिन आप ये थंब रूल है कहने के लिए कि हम 8 महीने के अंदर जरूरत पड़ जाती है। सुनील जी, जैसा कि स्किन पे बहुत सारे इन्फेक्शन और ये सारी चीज़ें होते हैं, तब ये सोरायसिस क्या है और इसके संकेत क्या हो सकते हैं और इसका कारण और उपचार क्या है? सोरियासिस आम भाषा में लोग उसको बोलते हैं कि एक्जिमा हो गया। सोरियासिस एक ऐसी कंडीशन है, इसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हमारी बॉडी के अंदर, मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये मेरा ही खुद का इजाद किया हुआ एग्जाम्पल है जो मैं पेशेंट को समझाने के लिए बोलता हूँ, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अब सब मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके 2 बेटे हैं, ठीक है, और दोनों बेटों के अंदर प्रॉपर्टी का बंटवारा होना है। तो बाप बोलता है कि जी मैं दोनों को 50-50 दूंगा, लेकिन एक बेटा बोल रहा है मैं 70 लूँगा, दूसरा बोल रहा है मुझे 50 चाहिए। तो सोरियासिस यही है। हमारी स्किन के कुछ सेल्स जो होते हैं, हमारे स्किन की जो सेल की लाइफ है वो अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज़ की होती है। तो कुछ सेल्स बोल रहे हैं कि मुझे आपकी जो प्रोटीन सप्लाई आ रही है उसका 70% चाहिए और मैं जल्दी खत्म हो जाऊंगा, मुझे जल्दी खत्म निकलना है यहाँ से। बाकी सेल्स अपना कह रहे हैं कि भाई मुझे 120 डेज़ रहना है, मुझे जो मिलना है मुझे वही चाहिए। तो इस कारण से वो मतलब समझाने की पॉइंट है कि स्किन में कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, सेल्स ने ही अचानक ही डिमांड बढ़ा दी अपनी, तो वहाँ पे सेल का टर्नओवर बढ़ जाता है और वो स्किन स्केल्स की तरह पील ऑफ करना शुरू कर देती है। ये किसी को और नहीं होगा, छूने से नहीं होता, छुआ छात का प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। दिस इज बेसिकली डिजीज जो कि जिस इंसान के अंदर, उसी के अंदर ये बहुत सीवियर फॉर्म में भी हो सकती है। सर से लेके, बालों से लेके, नाखून से लेके स्किन के सारे पार्ट को भी कवर कर सकती है। तो अभी तक तो ये था कि इसके जो दवाइयाँ देते थे वो दवाइयों की खुद टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती थी, पर इसके आजकल बड़े सारे ट्रीटमेंट आ गए हैं। अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट बायोलॉजिक की फॉर्म में आया हुआ है एंड बहुत ही रिमार्केबल रिजल्ट्स हैं। मतलब जो इलाज हम 6 मंथ 1 ईयर तक प्लान करते थे, अब 2-4 महीने के अंदर ही पेशेंट काफ़ी हद तक रिलीफ पा सकता है। सोरियासिस के लिए एक सिंपल सी लाइन है, लर्न टू लिव विद इट। इसके संग जीना सीखिए, जिसे हम डायबिटीज़ के संग बोलते हैं। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पर जब भी बॉडी में कमजोरी आएगी, इम्यूनिटी कम होगी, तो ये दोबारा तंग कर सकता है जी। सुनील जी, एक्जिमा लक्षण और कारण क्या है इसका, कैसे वो दिखता है? अब काफी लोग जैसे लगता है ड्राई सा हो गया, खुजली सी हो गई है, उस पर कुछ देखिए रूसी टाइप का कुछ छूट रहा है, तो वो क्या है? एक्जिमा एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, ठीक है। उस एक्जिमा की कैटेगरी के अंदर करीब 20-25 बीमारियां आती हैं जो स्किन के अंदर हम क्लिनिकली काउंट करते हैं, जिसमें से हम एक सोरियासिस भी बोलते हैं। कई बार हम लाइकेन प्लेयर्स, कई बार लोग फंगल इन्फेक्शन जो बहुत बुरी हालत में हो चुका होता है, इलाज नहीं होता, उसको भी लोग बोलते हैं कि एक्जिमा हो गया है। तो दिस वैरायटी पाल्मोपांटोकेरोसिस हो जाती है, बहुत सारी कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं एक्जिमा। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी स्किन का किस ढंग से आपका ध्यान रखा। सबसे कॉमनेस्ट कॉज जो मैं देखता हूँ लोग एक्जिमा के लिए आते हैं कि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल से राइट डायग्नोसिस। एक्जिमा इज अ बिग कैटेगरी, उसकी सब कैटेगरी में अगर हम देखें कि डायग्नोसिस क्या बन रहा है, अगर सही से डायग्नोसिस बन जाए तो हर एक सबके इलाज अवेलेबल हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि बिल्कुल ठीक
जैसे सोरियासिस का बताया आपको मैंने कि कंडीशंस को, कुछ कंडीशन ऐसी बिल्कुल ठीक हो सकती हैं अगर उसमें इन्फेक्टिव पैथोलॉजी है, अगर कुछ में ऑटोइम्यून पैथोलॉजी है तो उसको हम ढंग से मैनेज कर सकते हैं। आज की तारीख में है ट्रीटमेंट अवेलेबल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि जड़ से कैसे खत्म होगा। जड़ तो उसकी, जड़ का मतलब अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसके अंदर जड़ है बैक्टीरिया या वायरस, हम उसके अगेंस्ट एंटी बैक्टीरियल वायरस देके उसकी जड़ खत्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो चीज़ है ही नहीं जड़ में, मतलब जो आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रही है, उसको हम मैनेज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दिया था, उसको मैनेज करना जरूरी है। उस व्यक्ति को समझाइए कि तुमको 70 नहीं 50 ही चाहिए तो उसको समझा के सेटल करना, दैट इज अ डिजीज, दैट इज अ ट्रीटमेंट। तो कुछ एक्जिमा ऐसे हैं जिसके लिए हो सकता है कि आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को लाइफ लॉन्ग दोस्त बनाना पड़े, उनके संग रेगुलर टच में रहना पड़े। और आज ये भी होता है कि लोग आजकल अगर समझ का अभाव हो, मेरे ख्याल से आज की तारीख में मेरे कलीग्स भी बिजी हैं तो वो पेशेंट की काउंसलिंग प्रॉपर नहीं करते हैं, इसलिए पेशेंट एक डॉक्टर से कूदता रहता है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसको अगर ये पता हो कि बीमारी क्या है और ठीक कैसे होगी और मैनेज कैसे करना है, तो मेरे ख्याल से पेशेंट लग के इलाज करे तो ठीक हो सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे अर्ली एज होता है काफ़ी, जैसे कहते हैं कि 17 की उम्र हो गई, 18 की उम्र हो गई, 16 की उम्र हो गई, तो फेस पे बहुत सारे एक्ने, पिंपल्स, और मतलब कई बार तो उसके हेड्स पे पीला पीला सा रहता है, तो उससे बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं। और जगह जगह, जैसा कि आपने कहा कि कम्युनिकेशन की वजह से इधर उधर कूदते रहते हैं, तो वो कई जगह जाते हैं फिर भी उनको इलाज नहीं मिल पाता प्रॉपर, तो वो कैसे है? देखिए, एक्ने इज नॉट अ डिजीज, ये बीमारी नहीं है। अच्छा। ये एक लाइफस्टाइल कंडीशन है। मैंने अभी आपको बताया था टाइप ऑफ स्किन, ऑयली स्किन का आउटकम है एक्ने, अगर मैनेज नहीं किया गया तो सिंपल सी बात है, जब भी कोई टीन में घुसता है, आजकल के बच्चे टीन में जाते हैं तो वहाँ पे एक्ने शुरू हो जाते हैं। आई स्टिल रिमेंबर, पुराने ज़माने में एक्ने निकलते थे 18 की एज के आसपास, जब व्यक्ति अपने आप कुछ बाहर जाके खाना पीना शुरू करता था। पहले घर में ही खाने होते थे, हर चीज़ कंट्रोल होती थी। आज 6 साल का बच्चा भी घर में आप जाएंगे तो पिज़्ज़ा या बर्गर खाता है। मतलब आप देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि पिज़्ज़ा बर्गर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं भी खाता हूँ। मतलब खाना चाहिए, लेकिन ये कि उसका मॉडरेशन होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरी स्किन ऑयली है तो हर वो चीज़ जो मेरी स्किन के अंदर ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा सकती है, उसे कंट्रोल करना है। और अगर आप किसी बच्चे को ये सिखा दें कि बेटा, इफ़ यू वांट टू लुक गुड, you have to cut on these things. If you want to look good, you have to reduce these things in your diet. तो बच्चा समझेगा। आपको करना क्या है यहाँ पर, इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है। पुराने ज़माने में इवनिंग में पेरेंट्स अपने बच्चों के संग बड़े प्यार से बात करते थे और बच्चों के सवाल सॉल्व करते थे। आजकल क्या हो रहा है, बच्चों के सवाल कौन सॉल्व करता है? गूगल करता है, यूट्यूब करता है, सोशल मीडिया करता है। मुझ जैसे लोग जो आगे और बोल के चले गए, अगर किसी ने सुना तो अगर उसको अच्छा लगा तो उसको फॉलो कर लेगा। सही या गलत का एनालिसिस करने का दम नहीं रहा इस समय। तो और एक पेरेंट अपने बच्चों को सही एनालिसिस करके सिखाता है कि सही करना चाहिए। मेरा मानना है कि एक्ने एक डिजीज़ नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल कंडीशन है। अगर उसको राइट टाइम पे सिखा दिया जाए तो हम उसके चेहरे की, मैंने बताया ना, उसकी सुंदरता को एंजॉय कर सकते हैं लंबे समय। पर ना हम बात करते हैं हो जाए तो मेरा मानना है कि होम रेमेडीज से पहले मीट योर डर्मेटोलॉजिस्ट, उनसे एडवाइस दीजिए और एक प्रॉपर, ताकि स्कार्स ना बने। क्योंकि एक्ने होने के बाद सबसे नुकसानदायक काम होता है कि उसके जो गड्ढे स्कार बन जाते हैं। और यदि किसी को एक्ने का प्रॉब्लम है तो मेरा एडवाइस है नाखून से प्यार छोड़ दें, नाखून को क्लिप करके रखें। क्योंकि रात को सोते वक्त हल्का सा आपने नाखून को गाल पे चलाया तो स्किन इतनी डेलिकेट होती है कि वो डीप एक्सकेवेशन हो जाता है, वो बाद में स्कार बन के आता है। तो स्कार आपको अवॉइड करना है, सिंपल। और बाकी अगर एक्ने निकल गए हैं तो लीफी वेजिटेबल खाइए और अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज कीजिए और डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर मिलिए अगर एक्ने निकल गए हैं तो। खुद ब खुद इलाज मत कीजिए। सुनील जी, जैसा कि बहुत सारे लोगों को खुजली और प्रकार इस तरह से होते हैं और बहुत सारे स्किन में घाव हो जाते हैं, बाद में पता चलता है कि उनको स्किन कैंसर हो गया है, तो उसको किस तरह से देखते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करें? देखिए, स्किन कैंसर जो है ना, ये एक दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं है। और स्किन कैंसर वैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। ये कॉमन है आपकी यूरोपियन कंट्रीज में, जहाँ पे सन बेदिंग का प्रक्रिया है। आप जानते हैं, लोग बीच पे आके लंबे समय रहते हैं तो वहाँ पे होता है। तो सनलाइट जो होती है उसमें 2 पार्ट होते हैं, UVA एंड UVB। ए वाला पार्ट जो है वो एजिंग में आता है, फाइन लाइन, रिंकल्स
और बी वाला पार्ट बर्निंग करता है, टैनिंग, पिगमेंटेशन। और अगर यही आपके मोल्स, हमारी बॉडी में कुछ मोल्स बनते हैं जिसको हम तिल बोलते हैं, तो वही तिल जो है अगर उन पे UVB लाइट का प्रहार ज़्यादा समय चलता है, या और भी बहुत सारे फैक्टर, मैं केवल एक फैक्टर की बात कर रहा हूँ, तो फैक्टर बहुत सारे और भी हैं, तो वो जो प्रहार चल रहा होता है उन सबके ऊपर, तो वो आपका लीड कर जाता है उस सेल्स को डिफरेंटली एक्ट करने में। तो वो जो डिफरेंटली एक्टेड सेल, यानी कि एक नॉर्मल सेल था उसके ऊपर बार-बार इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन रिएक्शन हुआ, तो वही सेल जो है आपका एक एबनॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाता है, उसका टर्नओवर बढ़ जाता है और वो फटाफट आपका मल्टीप्लाई करना शुरू करता है। पर इसका मेरा मानना है कि कोई भी सेल जो है वो कैंसर तुरंत नहीं बनता है। अच्छा। तो अगर कोई आपकी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज ऐसी लगती है जो आपको लग रहा है कि बहुत तेज ग्रो कर रही है, या पिगमेंटेशन उसका बहुत ज़्यादा अल्ट्रा डार्क हो रहा है, तो वी शुड गो एंड अप्रोच अ डॉक्टर, लेट द डॉक्टर डिसाइड। स्ट्रेस नहीं लेनी है, क्योंकि अगर अर्ली स्टेज में कोई भी हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो वो बहुत सेफ रहता है और उसके अंदर लाइफ लॉन्ग बचाव हो सकता है, एक दो कैंसर्स को छोड़ के। और खासकर अगर कोई तिल ऐसा है जो आपकी नेजल बॉर्डर पे आ गया है, आंख और नाक के बीच के बॉर्डर पे आ गया है यहाँ पर, और वो काले रंग का है और ग्रो कर रहा है, ग्रो नहीं भी कर रहा है, तो एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के उसके बारे में राय जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक कॉमन सी साइट है जो यहाँ पर पता चल जाता है, हाँ, जहाँ पे निकल सकता है, तो वो एक जरूर एडवाइस लें। अदरवाइज कैंसर, मेरा मानना है कि अगर आप नेग्लेक्ट करेंगे किसी भी चीज़ को लंबे समय के लिए, कुछ लोगों के मस्से होते हैं, वॉट्स होते हैं, डेफिनेटली थियोरेटिकली हमने पढ़ा है कि अगर वो मस्से 20-20 साल तक पड़े हुए हैं तो लॉन्ग टर्म आपने किसी को लंबे समय के लिए इरिटेट करके छोड़ दिया है, तो वो कब कन्वर्ट हो हम नहीं कह सकते। पर ऐसा भी नहीं कि वो हो ही जाएंगे, ये भी नहीं है, डिपेंडिंग ऑन आपकी बॉडी की अंदर से आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसे चल रही है, कैसा आपकी बाकी डिजीज़ हैं आपके अंदर, या बिल्कुल हेल्दी पर्सन है। पर मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ जो अनवांटेड स्किन के अंदर आती है उसको हटवा देना चाहिए। डॉक्टर साहब, आजकल बहुत हमने देखा है कि ऐसी कॉमन समस्या है लोगों की कि लोगों के फेस पे अलग अलग तरीके का दाग सा होता है, गोरा फिर ब्लैक, कुछ ऐसा चितकबरा जिसको कह सकते हैं कुछ इस तरह से, तो वो क्या सफ़ेद दाग टाइप, तो वो क्या बीमारी है? सफ़ेद दाग जिसको हम विटलिगो भी बोलते हैं, ल्यूकोडर्मा, बड़े सारे नाम हैं इसके। अव्वल तो ये कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। अच्छा। ये आपका और मेरा मानसिक, मैं बोलूँगा कि प्रदूषण है, जिसमें कि हम लोग ये बोलते हैं कि नहीं इस इंसान को सफ़ेद दाग हो गया है तो वो इन्फीरियर हो गया है। ठीक है, मैंने लोगों को देखा है, वो चितकबरी गाय होगी उसको बड़ा प्यार से रखते हैं, बहुत प्यार से। चितकबरे कुत्ते होते हैं, लाइक ब्लैक एंड वाइट, उसको बड़ा प्यार से रखते हैं। पर अगर किसी इंसान के ऊपर ब्लैक एंड वाइट पैचेस आ गए तो वो अनटचेबल हो गया। हाँ, उससे लोग दूरी बना लेते हैं। हाँ, पता नहीं क्योंकि ऐसे छुआछूत क्या चलता है। यहाँ पर मेरा मानना है विटलिगो के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर किसी को चाहिए, इवन गवर्नमेंट को भी लॉ लाना चाहिए, एजुकेशन अबाउट द विटलिगो। अच्छा। क्योंकि अगर किसी इंसान, मैं आपसे बात करूं, अगर आप ही के परिवार में किसी को या मेरे परिवार में किसी को सफ़ेद दाग हो जाएगा, तो अभी मेरे पास कई पेशेंट आए। रिसेंटली एक जेंटलमैन ऑफ अराउंड 52, उनके माथे पे और सर पे वाइट स्पॉट आ गया और ऑलमोस्ट मरणासन स्थिति में आए मेरे पास कि मैं ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज क्यों सारी बच्चों की शादी होनी है, बच्चों की शादी नहीं होगी, कोई हमारे घर में शादी नहीं करेगा, ब्याह नहीं। तो अब मैं उनको देख के मैं चिंतित था, मैं कि यार मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको गाइड करूं, ट्रीटमेंट तो करूं। ट्रीटमेंट अब तो ठीक है, उनका 6 मंथ के अंदर विटलिगो मतलब नॉर्मल हो गया है, गॉन। लेकिन मुझे ये फील हुआ कि पेशेंट को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि भाई साहब इस बीमारी से ना तो आपके किसी कार्य में कोई रोक होती है, ना ही आपकी कैपेबिलिटी में कोई कमी आती है, ना ही ये किसी और को जा सकता है, ये केवल आपकी मतलब बाकी सारे लोगों की। देखिए हम सभी के सभी लोग कुछ रूप से मानसिक रूप से ग्रसित तो हैं, बीमार तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारी सोच हमें वो करती है, हमारी सोच ही ऐसी है। आप खुद बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अविनाश जी, अगर परिवार में आपका बेटा है और आप उसके लिए लड़की देखने जा रहे हैं और लड़के को विटलिगो का पैच है, आप नहीं करेंगे शादी? वो कॉमन एक्चुअली में एक बार को मैं अपना मन बना भी लूं, लेकिन चलो मुझे करना है, लेकिन जो सराउंडिंग में लोग हैं, जो आपके आसपास लोग हैं, वो नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे आपको। इतना जो है कि मानसिक प्रताड़ना शुरू करेंगे कि वो उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, ऐसा है, तो हमारे परिवार में उसके बच्चे पता नहीं ऐसे होंगे तो फिर क्या होगा? तो ये जो प्रताड़ना है ना, ये हम लोगों ने कई सालों से सजो के बनाई है, इसको हटाने की आवश्यकता है।
विटलिगो कोई, मेरा मानना है, अगर आप मुझसे पूछें डर्मेटोलॉजिस्ट, विटलिगो इज़ नॉट ए डिजीज़। एक आपकी स्किन ने कहीं से रंग लेना बंद कर दिया, कहीं कुछ जगह ने डिसाइड किया कि यहाँ पे हम पिगमेंटेशन नहीं रखेंगे, वो पैच बन गया। ऑफ कोर्स उसके कई सारे कारण से, इन्फ्लामेशन होता है, चोट लगने के बाद भी हो सकता है, बड़े सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन इलाज संभव है। आज की तारीख में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट आ चुके हैं जो कि 6 मंथ to 1 ईयर के अंदर आपके स्किन को नॉर्मल भी कर सकते हैं। बट उस सब को छोड़ दीजिए, हम इलाज तो ढूंढने निकल पड़े हैं, पर जो विटलिगो का जब बीमारी की बात होती है तो वहाँ पे 2 मरीज हैं हमारे सामने, एक जिसको हुआ, एक जिस सोसाइटी में वो रह रहा है वो भी मरीज है। क्योंकि वो जागरूकता की बहुत जरूरत है, सरकार को इसमें कुछ करने की आई होप मैं अपना पॉइंट आपको कह पाया कि विटलिगो का इलाज संभव है, ट्रीटमेंट है। मीट और डर्मेटोलॉजिस्ट वो आपका इसका इलाज बहुत बढ़िया कर देंगे, लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखिए कि ना ये आपकी लाइफ में कोई इफेक्ट डालने वाला है, ना आपकी प्रोडक्टिविटी से डालने वाला है। केवल एक व्यक्ति है जो इस बीमारी के कारण परेशान हो सकता है, वो खुद आप हैं, अगर आप चाहें तो। नहीं तो मेरे पास अभी कई ऐसे बड़े ही शानदार लोगों से मिलता हूँ, दे आर एट अ वेरी हाई लेवल इन द फार्मा इंडस्ट्री, ठीक है, और बहुत ज़्यादा विटलिगो है, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से आते हैं, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, जब आके बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, हमें इतना भी एहसास नहीं होता कि उनको आप किसी इन्फीरियर से हो, बिकॉज वो आपके अंदर है, किस कॉन्फिडेंस से आप बात कर रहे हैं। बहुत से लोग मिलेंगे। तो विटलिगो को डिजीज़ मत मानिए, ना ही इसे कोई ख़राब बीमारी मानिए, ये एक सिंपल सा नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट करना सीखिए बस। तो थैंक यू डॉक्टर। देखा, डॉक्टर सुनील ने हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत सटीक और उपचार के साथ बताया। यदि आप किसी भी प्रकार की त्वचा संबंधी ओबेसिटी की समस्या से ग्रसित हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं और आप अपने समस्या का समाधान पा सकते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्पेशलिस्ट के साथ। धन्यवाद।